तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया में नहीं आया जिन लोगों का नाम, उन सभी को जाना पड़ेगा जेल। योगी ने हर जिले में अस्थायी जेल बनाने के जिला अधिकारियों को दिए आदेश। उत्तर प्रदेश में अब लोगों की बड़ी चिंता। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने हार के बाद चुनाव आयोग को दिखाया आईना। 2 सीटों पर भाजपा जेडीयू के कैंडिडेट बराबर वोटों से जीत गए तो आरजेडी ने चुनाव आयोग पर लगाए मैच फिक्सिंग के आरोप। बुरी तरीके से फंसे चुनाव आयोग के चीफ। उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू होते ही अखिलेश यादव ने लगाए गंभीर आरोप। बोले 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे। जहां समाजवादी पार्टी जीती है वहां 50-50 हजार वोट काटने की चुनाव आयोग भाजपा की है तैयारी। बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनते ही असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश सरकार को समर्थन देने का किया ऐलान। रखी है सीमांचल के विकास की शर्त। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण के दिन पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की रखी जाएगी नींव। टीएमसी विधायक ने किया ऐलान। पाकिस्तान की सत्ता मिलते ही पागल हुई पाकिस्तान की आर्मी। भारत इजराइल के खिलाफ लगाए जमकर नारे। भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रही है पाक आर्मी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण के दिन पश्चिम बंगाल में रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की नींव। टीएमसी विधायक ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर 25 नवंबर को ध्वजारोहण किया जाएगा। इस ध्वजारोहण को प्रधानमंत्री मोदी और बॉलीवुड के बड़े स्टार करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राम मंदिर में ध्वजारोहण से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी के विधायक ने पश्चिम बंगाल में ध्वजारोहण के दिन ही बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर ने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 25 नवंबर को जहां राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण करेंगे तो उससे पहले हम बाबरी मस्जिद की नींव पश्चिम बंगाल में रख देंगे। उन्होंने कहा है कि 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इनके इस ऐलान से हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान की फौज ने भारत इजराइल के खिलाफ लगाए नारे। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की फौज इन दिनों भारत और इजराइल से जंग लड़ने के मूड में दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स कम आर्मी के अब ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसने भारत और इजराइल के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के भारत और इजराइल के खिलाफ वीडियो वायरल हुए हैं। इनमें भारत और इजराइल की सेना के खिलाफ पाकिस्तान की सेना खुले तौर पर नारे लगा रही है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि ये नारे पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार लगाए जा चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब से आसिम मुनीर की ताकत पाकिस्तान की सेना ने बढ़ाई है, मतलब पाकिस्तान की सरकार ने बढ़ाई है, तब से लगातार आर्मी जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके भारत के विरुद्ध और इजराइल के विरुद्ध लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो असदुद्दीन ओवैसी ने 5 विधायकों के साथ नीतीश सरकार का समर्थन करने का किया ऐलान, लेकिन रखी एक शर्त। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के गठबंधन को मिली जीत के बाद राज्य में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार का गठन हो चुका है और कैबिनेट मंत्रियों के बीच बंटवारा भी हो चुका है। वहीं बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने भी सीमांचल की 5 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। सरकार गठन के बाद ओवैसी ने शनिवार को नीतीश सरकार को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक शर्त रखी। असदुद्दीन ओवैसी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं,
लेकिन सीमांचल क्षेत्र को न्याय मिलना चाहिए। आखिरकार कब तक सब कुछ पटना और राजगीर के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। उन्होंने सीमांचल में नदी कटाव, बड़े पैमाने पर पलायन और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्याओं पर बात की और सरकार से इसके समाधान की अपील की। देखना ये होगा कि नीतीश कुमार असदुद्दीन ओवैसी की बातों को मानते हैं या फिर नहीं। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में एसआईआर शुरू होते ही डरे अखिलेश यादव, बोले काटे जाएंगे 5 करोड़ वोट। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल ला दिया है। उन्होंने एसआईआर को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और बीजेपी और चुनाव आयोग को मिलकर साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में करीब 1.5 से 2 करोड़ वोट काटने की तैयारी चल रही है। ये आरोप उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की 85वीं जयंती पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए हैं, जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर विस्तार से बोलते हुए बताया है कि एसआईआर अभियान के जरिए ये खेल खेला जा रहा है। उनका कहना है कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है वहां हर विधानसभा से 50,000 वोट हटाने का प्लान है। बीएलओ पर भारी दबाव है और वे मुस्लिम, दलित व पिछड़े इलाकों में जाने से कतरा रहे हैं। अखिलेश ने उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे बिहार में आरजेडी के 65 लाख वोट काटे गए, ठीक वही मॉडल अब यूपी और पश्चिम बंगाल में अपनाया जा रहा है। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरे जमात उलमा के नेता, बोले इतिहास गवाह है, इस्लाम को कोई नहीं बुझा सकेगा। दोस्तों आपको बता दें कि नई दिल्ली स्थित जमात उलमा हिंद के मुख्यालय में एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए जमात उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने देश की अत्यंत संवेदनशील वर्तमान स्थिति और बढ़ती विभाजनकारी, नफरत फैलाने वाली राजनीति पर बात की। उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटना देश को कमजोर करना है। मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने कहा कि हमें कहना पड़ता है कि कुछ सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम और मुसलमान दोनों को निशाना बनाने पर तुली हुई है, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम का ये दिया कभी बुझने वाला नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने इसे बुझाने की कोशिश की, अंततः वे स्वयं ही मिट गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश को एकजुट रखने के लिए संविधान की भावना और न्याय के मूल्यों को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एसआईआर शुरू होते ही योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों को दिया आदेश, बोले घुसपैठियों की पहचान करके हर जिले में बनाए डिटेंशन सेंटर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को घुसपैठियों की पहचान करके उन पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रत्येक जिलों में अवैध घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। आगे योगी ने कहा है कि इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता वाले अवैध प्रवासियों को रखा जाए और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं आवास सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश नेपाल से खुली सीमा साझा करता है, जहां दोनों देशों के नागरिक बिना रोक टोक आ जा सकते हैं, लेकिन अन्य देशों के लोगों पर जांच लागू होती है। तो योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कहीं, अब देखना ये होगा कि कितने लोगों को योगी आदित्यनाथ एसआईआर में नाम ना आने के बाद उनके देश या विदेश भेजने वाले हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में चुनाव हारने के बाद आरजेडी ने चुनाव आयोग को घेरा, बोले 2 सीटों पर भाजपा जेडीयू के कैंडिडेट बराबर वोटों से कैसे जीते। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन हो गया, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली लालू यादव की पार्टी आरजेडी अभी भी हार की वजहों को ढूंढ रही है। अब राजद ने 2 सीटों पर जीते हुए कैंडिडेटों के एक समान वोटों को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है। जिन 2 सीटों के परिणामों पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं, उसमें राजगीर और कुर्नी की सीट शामिल है। राजगीर सीट से जेडीयू प्रत्याशी कौशल किशोर को कुल 1,07,811 वोट मिले हैं। उन्होंने सीपीआई के विश्वनाथ चौधरी को
55,428 वोटों से हराया। कुंडनी सीट पर भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता को भी कौशल किशोर के बराबर यानी 1,07,811 वोट मिले हैं। उन्होंने आरजेडी के सुनील कुमार सुमन को 9,718 वोटों से हराया। इन दोनों सीटों के परिणामों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर टिप्पणी की है। आरजेडी की तरफ से लिखा गया है कि इन दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया था। मास्टर साहब ने माता पच्ची और भेदभाव किए बिना दोनों को एक जैसे ही अंक दे दिए। यानी अब सवाल ये उठ रहा कि आखिरकार इनके समान वोट कैसे आ गए। अब बुरी तरीके से चुनाव आयोग भी इस मामले पर फंसता हुआ दिख रहा है।